हेलो नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। दोस्तों ये रीड का प्रैक्टिस सेशन नंबर 3 है। पिछले 2 सेशंस आप रीड इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। और इसे भी स्टार्ट करने से पहले आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां से पहले पीडीएफ प्राप्त करके इसको सॉल्व करें पूरे पेपर को, जो 10 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसके बाद ये सॉल्यूशन वीडियो देखें, अपना स्कोर मैच करें, बताएं मुझे कितना स्कोर आ रहा है। ये सीरीज़ मैंने इसलिए स्टार्ट की है कि मैं चाहता हूं कि रीड के विद्यार्थी जब एग्ज़ाम में अपीयर हों तो चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो या सेकंड हो, आपका स्कोर जो है फुल मार्क्स रहे, कहीं पर भी आपके अंक ना कटें। और निश्चित मानिए कि अगर आप मेरे साथ रेगुलर रहेंगे और मेरे बताए गए कॉन्सेप्ट्स या जो भी स्ट्रेटजीज हमारी है रीड की इंग्लिश को लेकर वो सब फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा, कहीं पर भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने आज की क्लास में जोड़ा है पोम को। एक कविता के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। सबसे पहले बता दूं कि ये जो पोम आपको दे रखी है, पहली बात तो इसको पोएम नहीं बोलते भाई, पोम बोलते हैं। ये जो पोम आपको दे रखी है ये विलियम ब्लैक के द्वारा लिखी गई पोम है, नाइट। ये 6-7 क्लास में भी आती है। नाइट इसका टाइटल है पोम का। वैसे मैं इसी बता रहा हूँ इसलिए ताकि थोड़ा बहुत ज़्यादा समझ में आए, बाकी आपको करना कैसे वो भी स्ट्रेटेजी बताऊँगा इसकी। तो नाइट पोम का नाम है और विलियम ब्लैक इसके पोइट हैं, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है वो देखें। मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि क्या इसके अंदर कहानी है, उसके बाद में हम देखेंगे कि क्वेश्चंस जब आएँ पोम संबंधी तो कैसे आपको सॉल्व करने हैं। द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट। डिसेंड का मतलब नीचे उतरना होता है, असेंड का मतलब ऊपर उठना होता है, आरोही अवरोही क्रम अगर आपने देखा हो। तो सूरज छिप रहा है वेस्ट में, ठीक है। भी जो कवि हैं विलियम ब्लैक हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं शुरुआत के अंदर जो शाम का दृश्य है, रात का दृश्य है, उसको यहाँ पे बता रहे हैं पहले स्टेंजा में कि सूरज छिप रहा है पश्चिम में, इवनिंग स्टार डथ शाइन, और शाम का जो स्टार है वो चमकने लग गया है। इवनिंग स्टार चमकना लग गया है। इवनिंग स्टार मतलब मून की बात ही कर रहे हैं। द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट। अब चूंकि रात का टाइम हो गया है तो पक्षी भी बिल्कुल साइलेंट है अपने घोंसलों में। एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन। और जैसे पक्षी आराम कर रहे हैं वैसे ही मुझे भी अब आराम करना चाहिए, क्योंकि रात्रि वास्तव में आराम करने के लिए ही होती है, ठीक है। यहाँ हम ग्रामर नहीं देखते हैं पोम के अंदर, बस लेख जो कवि है उसने क्या कहा है वो समझ में आ जाए थोड़ा बहुत, फिर हम एग्जाम जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे करने चाहिए, क्या अप्रोच रहेगी, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। आगे कह रहा है द मून लाइक ए फ्लावर। अब यहाँ पे मून का कंपैरिजन किया है फ्लावर से। मान लो यहाँ प्रश्न आ गया कि इसमें कौन सा मतलब आपको जैसे एलिट्रेशन है या सिमिली है या मेटाफर है ना, पर्सोनिफिकेशन है, क्या चीज़ है इसमें, तो यहाँ पे सिमिली बोलेंगे आप, क्योंकि लाइक दे रखा है। लाइक एज जहाँ पर भी हो तो वहाँ पे सिमिली होती है, ठीक है, उपमा अलंकार है। तो मून लाइक ए फ्लावर, तो चंद्रमा जो है वो फूल की भांति इन हेवंस हाई बावर। ये जो बावर शब्द है इसका मतलब जैसे एक स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है, और ये क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स के लिए। यहाँ प्लांट चढ़ते जाते हैं ऐसे गेट के जैसे होता है, और उसमें से एक रास्ता होकर गुजरता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बावर। मतलब एक क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर जिसमें एक प्रकार से यूँ भी कह सकते हो शेडी प्लेस, छायादार स्थान, जो पेड़ पौधों के द्वारा छायादार स्थान बन जाता है, इसको बोलते हैं बावर। हेवंस हाई बावर, और जैसे कि स्वर्ग के अंदर हाई बावर हो वैसे विद साइलेंट डिलाइट सिट्स एंड स्माइल्स ऑन द नाइट। तो यहाँ पे इतनी बात जो की है इसमें बताया है चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा की तुलना इसने फ्लावर से की है और कहा है कि जैसे गार्डन के अंदर छायादार स्थान होता है वैसे ही हेवन के अंदर जो बावर है उसमें चंद्रमा बिल्कुल साइलेंटली देखता है, मुस्कुराता है, बैठा रहता है, नाइट के दृश्य को देखता है, ठीक है। ये कहा गया है पहले स्टेंजा में। दूसरा कह रखा फेयरवेल। अब सेकंड स्टेंजा में ये यहाँ पे विदा देता है। जो दिन के दृश्य होते हैं, जो दोपहर के समय या सुबह के समय दृश्य नजर आते हैं, उनको फेयरवेल कहता है, फिर विदा देना। ग्रीन फील्ड्स एंड हैप्पी ग्रो। हैप्पी ग्रो, ग्रो का मतलब पेड़ों के समूह को बोलते हैं, ग्रुप ऑफ ट्रीज को बोलते हैं, ठीक है। तो दिन में क्या देखने को मिलता है, हरे भरे खेत खलिहान, वहाँ पे पेड़ों के झुरमुट, ये सब। वेयर फ्लॉक्स हैव टुक डिलाइट। अब आप सोचो कि अगर ग्रामर फॉलो करनी है तो हैव के साथ तो टेक थर्ड फॉर्म टेकन आनी चाहिए, लेकिन ये सब हमें देखना नहीं है पोम के अंदर। तो वेयर फ्लॉक्स हैव टुक डिलाइट, जहाँ पे फ्लॉक्स का मतलब यहाँ पे भेड़ों के झुंड से है, जहाँ के भेड़ों के झुंड ने बड़ी खुशी खुशी मतलब वो ग्रेज किया, भी खुशी मिली, भेड़ भेड़ चर रहे थे खेत खलिहानों में पेड़ों के झुरमुट के बीच। वेयर लैम्स हैव निबल, निबल का मतलब कुतरना होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काटना दांतों से, उसको बोलते हैं निबल। लैम्स मेमने, और दिन के समय मेमने जो हैं वो भी खेत खलिहानों में गए, उन्होंने भी वो भी ग्रेज उन्होंने चरे।
साइलेंट मूव द फीट ऑफ एंजल्स ब्राइट। अब वहां पे एंजल्स आ चुके हैं। दिन के समय तो क्या थे, भेड़ थे, मेमने थे, ठीक है। अब क्या हैं, अब एंजल्स आ चुके हैं। अनसीन दे पोर ब्लेसिंग एंड जॉय विदाउट सीजिंग। दिखाई नहीं पड़ते हैं लेकिन वो बिल्कुल ब्लेसिंग और जॉय बरसाते हैं बिना रुके, विदाउट सीजिंग, बिना रुके। ऑन ईच बड एंड ब्लॉसम, किस पर, हर फूल, हर कली पर। बड मतलब कली, ये ब्लॉसम का मतलब फूल, ब्लॉसम का खिलना भी होता है। एंड ईच स्लीपिंग बोजम, इस बोजम का मतलब है कोई भी इंटीमेट, कोई भी डियर, जो भी प्रिय हो, अपना निजी व्यक्ति हो, उसको बोलते हैं। एंड ईच स्लीपिंग बोजम, और हर एक व्यक्ति पर। तो ये एंजल्स क्या करते हैं, रात को सबको नींद बराबर रूप से आ जाए, इसके लिए पेड़ पौधों, फूल, कलियों, इन पर भी अपनी कृपा रस बरसाते हैं। और साथ में स्लीपिंग बोजम हैं, उन पर भी क्या है, जो सो रहे अपने मतलब व्यक्ति लोग हैं, उन पर भी कृपा रस बरसाते हैं कि उनको कोई व्यवधान ना हो। दे लुक इन एवरी थॉटलेस नेस्ट। अब ये दे है एंजल्स के लिए, कह रहा है कि एंजल्स जो हैं वो थॉटलेस नेस्ट में देखते हैं। थॉटलेस नेस्ट का मतलब जिन घोंसलों में पक्षी सोए हैं बिना किसी फिक्र के, बिना किसी सोच विचार के, कोई टेंशन नहीं, सो रहे हैं बिल्कुल निष्फिक्र, तो उनमें देखते हैं ताकि वो आराम से वो सो सकें। वेयर बर्ड्स आर कवर्ड वार्म, और ये घोंसलों में पक्षी जो हैं बिल्कुल वार्म इसलिए कहा रखा है, कंफर्टेबल होकर सो रहे हैं। दे विजिट केव्स ऑफ एवरी बीस्ट, बीस्ट का मतलब एनिमल है, केव्स का मतलब गुफा है। तो ये तो हो गया पक्षियों का घोंसला। वैसे ही एनिमल्स रहते हैं गुफाओं में, तो उनको भी वो जाकर चेक करते हैं कि वो भी आराम से सो रहे हैं क्या। टू कीप देम ऑल फ्रॉम हार्म, किस लिए देखते हैं, ताकि उनको नुकसान से दूर रख सकें, जो भी नुकसान या हानि हो सके उनसे दूर रख सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। इफ दे सी एनी वीपिंग, यदि एंजल्स को कोई रोता हुआ दिखाई पड़ता है, रोता हुआ मतलब कोई जानवर की बात कर रहा है कि कोई, अब जानवर कब रोते हैं, जब भूखे हों तब रोएं। तो जब भूखे हैं और रो रहे हैं तब वो देखते हैं दैट शुड हैव बीन स्लीपिंग, दे पोर स्लीप ऑन देयर हेड एंड सिट डाउन ऑफ बाई देयर बेड। तो कह रहा है कि भाई रो रहे हैं, भूख के कारण शिकार करना चाहते हैं, और मान लो किसी ने शिकार कर भी लिया, ठीक है, तो दे शुड हैव बीन स्लीपिंग। तो कह रहा है कि भाई उनको नींद लाने में मदद करते हैं। पहली बात तो अगर मान लो शिकार कर भी दिया, तो जिनका शिकार हुआ है, जो मर गए हैं पशु या एनिमल्स, उनको वो बिल्कुल, अब यहाँ पे थोड़ा सा अर्थ निकालना पड़ेगा इसका, जो समराइज मैं कर रहा हूँ इसको। तो वो क्या करते हैं कि उसको हेवन में लेकर जाते हैं कि स्वर्ग में आराम से सो सकें, ठीक है। और मतलब ध्यान रखते हैं कि वो आराम से, मतलब वो पोर करते हैं, पोर मतलब उड़ेलना होता है, वो नींद ला कर देते हैं उन सभी को। और उनके जो जहाँ पे भी वो सैया है, जहाँ पर वो सोए हुए हैं, उनके किनारे ही बैठे रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कहने का मतलब पहले स्टेंजा में तो क्या हुआ, पहले स्टेंजा में तो यहाँ पे वर्णन है शाम का, रात का, ठीक है, कि वे सूरज छिप रहा है, तारे चमक रहे हैं, मून आ गया है, बर्ड्स हैं वो घोंसलों में जा चुके हैं, और जो मून है उसकी तुलना फ्लावर से की है, और कहा है कि जो मून है वो अब पूरे रात को उसी का पहरा है, दिन में तो सूरज, रात में चंद्रमा। फिर कहता है दूसरे स्टेंजा में कि दिन के समय जो खेत खलिहान हैं, जो पेड़ों के ग्रुप हैं, जो समूह हैं, जहाँ पे भेड़ चर रहे थे, जहाँ पे मेमने चर रहे थे, और अब वहाँ पे कौन आ चुके हैं, एंजल्स। और वो क्या करते हैं, वो हर पशु पक्षी पर, हर मतलब फल फूल पर, सब पे कृपा रस बरसाते हैं, ताकि प्रोटेक्ट करने के लिए। वो हर एक घोंसले में जाकर देखते हैं, हर एक गुफा में जाके देखते हैं कि कहीं उनको कोई नुकसान तो नहीं हुआ, प्रोटेक्ट करने के लिए। और कोई अगर रोता हुआ दिखता है तो उनको भी वो मतलब उनको लगता है कि भाई उनकी भी रक्षा की जाए, या उनका भी मतलब कृपा रस बरसाया जाए उनके ऊपर, ठीक है। और वो हर एक व्यक्ति को, जो भी मतलब वहाँ पे पशु हैं उनके लिए बोल रहा है, एनिमल्स बीस्ट के लिए बोल रहा है कि उनको सुलाने में मदद करते हैं, स्लीप पोर करते हैं, और उनके बेड के किनारे बैठ जाते हैं, ठीक है। ये तो इसका एक मैंने बताया है, समराइज किया है। अब देखिएगा बहुत आसान होता है आपके रीट एग्जाम में जब पॉम से क्वेश्चन आते हैं, तो इट इज़ वेरी इजी टू डू। कैसे, देखिए, द इवनिंग स्टार राइजेज व्हेन, इवनिंग स्टार कब राइज होता है, तो देखें इवनिंग स्टार राइजेज व्हेन, ये दे रखी है लाइन। इवनिंग स्टार राइज तब होता है ना जब सूरज छिप जाता है पश्चिम में। तो बहुत सिंपल सा हो गया। तो यहाँ पे इवनिंग स्टार राइज कब होगा, द सन डिसेंड्स इन द वेस्ट, डी आपका आंसर होगा। दूसरा है बावर रिप्रेजेंट्स, बावर का मतलब मैंने बताया था, एक फ्रेमवर्क होता है, एक छायादार स्थान होता है दैट सपोर्ट्स क्लाइंबिंग प्लांट्स। तो क्लाइंबिंग प्लांट्स हैं, जैसे बेल होती है ना, क्रीपर जिसको बोलते हैं, तो वो चढ़ती जाती किसी के सहारे, तो उससे बनता है बावर। तो बी आपका आंसर होगा। फिर पूछा द पोइट कंपेयर्स मून टू, बहुत आसान है। पोइम मैंने कहा था कि सिमिली है वहाँ पे, मून लाइक अ फ्लावर कहा था, तो अ फ्लावर। फिर नंबर 4 में पूछा है आपसे द एंजल कम्स डाउन ऑन अर्थ, एंजल धरती पर क्यों उतर कर आते हैं,
तो एंजल्स इसलिए आते हैं कि वो क्या कर सकें, ब्लेसिंग और जॉय दे सकें, यही तो था। ऐसा तो नहीं ना मूनलाइट को स्प्रेड करने के लिए, ऐसा तो नहीं था कि मेक पीपल डांस एंड हैव फन, ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा। टेक ब्लेसिंग एंड जॉय, ये तो लेने के लिए, आनंद लेने, आनंद देने के लिए, खुशी देने के लिए, ब्लेस करने के लिए धरती पर उतर आते हैं। आगे कहा है कि बर्ड्स नेस्ट इज डिस्क्राइब्ड एज थॉटलेस। बर्ड्स के नेस्ट को थॉटलेस क्यों कहा, क्योंकि बर्ड्स है वो निष्फिक्र होकर सोते हैं, उनको कोई केयर नहीं, उनको कोई चिंता नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द बर्ड्स, द एंजल्स आर ब्लेसिंग द बर्ड्स टू बी हैप्पी, नहीं ये नहीं है। द बर्ड्स आर कवर्ड इन द वार्मथ ऑफ देयर नेस्ट, ये भी नहीं है। इट इज मेड विदाउट एनी थॉट। द ऑक्यूपेंट्स आर अस्लीप विदाउट एनी केयर, ये हो जाएगा। ऑक्यूपेंट्स का मतलब जो घोंसलों में हैं, जो पक्षी हैं वो सोए हुए हैं बिना किसी केयर के, बिना कोई चिंता के। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन इन हेवंस हाई बावर, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो देखो हाई बावर, जैसे ये फ्लावर के लिए कहा था ना, द मून लाइक ए फ्लावर इन हेवंस हाई बावर। एक बात समझिए कि यहाँ पे एक मतलब कहा है इस रूप में है, मून की तुलना करी फ्लावर से, यहाँ तो सिमिली है, और हेवन के हाई बावर में, तो ये बावर जो कहा है इसमें लाइक और एज का प्रयोग तो हुआ नहीं है हालांकि यहाँ पे तुलना ही। तो ऐसी स्थिति जहाँ एज और लाइक का प्रयोग ना हो लेकिन कंपैरिजन किया जाए, उसे मेटाफर होता है, तो मेटाफर यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। पर्सोनिफिकेशन है वो मानवीयकरण को बोलते हैं। एलिटरेशन अनुप्रास अलंकार, यहाँ पे लेटर्स जो है वो रिपीटेशन चलता है लेटर्स का। सिमिली है वहाँ पे एज लाइक ये सब मिलता ही है आपको, तो मेटाफर इसका आंसर होगा। इसके बाद मैंने जो कुछ टीचिंग पेडागोजी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने हैं हमें। तो टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू यंग लर्नर्स इज प्राइमरीली मेंट फॉर इंप्रूविंग देयर। तो कह रहा है कि भाई कहानी सुनाना, अगर आप जो शिक्षार्थी हैं उन्हें कहानी सुनाते हो तो इसका मतलब क्या है, क्या आप उनकी क्या चीज़ इंप्रूव करना चाहते हो। भी अगर मैं इंग्लिश की बात ही कर रहा हूँ तो इंग्लिश में अगर कहानी सुनाओगे तो क्या इंप्रूव करना चाहते हो? क्या कहानी आप सुना रहे हो तो क्या उस विद्यार्थी की स्पीकिंग स्किल डेवलप हो जाएगी? भी आप सुना रहे हो ना अंग्रेजी में, वंस देयर वाज ए क्रो इट वाज वेरी थर्स्टी, तो उसकी स्पीकिंग कैसे इंप्रूव होगी? नहीं होगी। रीडिंग स्किल, ये रीडिंग स्किल ऐसे करना भी है ना, और ये मैंने थोड़ा सा, ये लिसनिंग स्किल है, ठीक है, ये राइटिंग स्किल है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं। स्पीकिंग स्किल और लिसनिंग स्किल हो सकती, रीडिंग स्किल हो सकती है क्या? भाई आप किसी को कहानी सुना रहे हो तो उसकी रीडिंग कैसे होगी? आप किताब थोड़ी पढ़वा रहे हो उससे, तो ये नहीं होगा। राइटिंग स्किल भी नहीं कि उसको लिखना आ जाएगा इससे, तो लिसनिंग स्किल, क्योंकि आप सुना रहे हो तो उसके लिसनिंग स्किल है ना, ये इंप्रूव होगी। नेक्स्ट पूछा है नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज। मान लो आपको एक से अधिक भाषा आती है तो उससे क्या होगा? तो उससे कन्फ्यूजेस द लर्नर्स वाइल लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। मान लो आपको इंग्लिश सीखनी है और आपको एक से अधिक भाषा आती है, आपको इंग्लिश भी आती है साथ में हिंदी भी आती है, तो थोड़ी बहुत आसानी रहती है कि नहीं रहती कि आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी कोई समझ में नहीं आया तो हिंदी में बता दिया तो समझ में आता है ज़्यादा। तो ये तो नहीं होगा ना कि कंफ्यूज, मतलब नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं निकलेगा इसका, पॉजिटिव ही आएगा। जब आपको एक से अधिक भाषा आती है तो इसका परिणाम पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये नहीं आएगा। ये आ जाएगा इज़ वेरी हेल्पफुल इन लर्निंग एंड टीचिंग अ न्यू लैंग्वेज। ये किसी भी एक नई भाषा को सीखने और पढ़ाने में मदद करता है, बिल्कुल। टीचर के लिए भी उपयोगी है, पढ़ने वाले के लिए भी उपयोगी है, बी आपका आंसर आएगा। बाकी सब नेगेटिव दे रखे हैं। सी में दे रखा है कॉजेज इंटरफेरेंस इन लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, हस्तक्षेप पैदा कर देती है, ऐसा नहीं है। बिकम्स अ बर्डन, टीचर के लिए बर्डन हो जाती है, ऐसा नहीं है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज नॉट यूजफुल व्हेन द क्लास इज, ये बताया था मैंने, सबसे पुराना मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन में, ट्रांसलेशन पर ही जोर दिया जाता है, ठीक है। और अक्षर से वर्ड बाई वर्ड, वर्ड टू वर्ड हम ट्रांसलेट करते जाते हैं इसके अंदर। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कब सहायक नहीं होता? क्लास जब हो हेटेरोजेनस, यही आपका आंसर होगा। हेटेरोजेनस विजातीय मतलब अलग अलग प्रकृति के स्टूडेंट हैं, किसी को हिंदी आती है, किसी को तमिल आती है, किसी को कन्नड़ आती है, किसी को उड़िया आती है, सपोज करें। तो ऐसी स्टूडेंट्स हैं, उनमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या हेल्प करेगा? टीचर बताएगा ट्रांसलेट करके एक लैंग्वेज में, अलग अलग स्टूडेंट कितना ट्रांसलेट कर पाएगा वो, तो यहाँ पे नहीं चलेगा। होमोजेनस, जहाँ पे एक जैसे स्टूडेंट हो, सभी एक ही भाषा से संबंधित हो, यहाँ काम दे सकता है। ओवरक्राउड, भीड़ ज़्यादा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। फुल ऑफ मेडियोकर स्टूडेंट, मध्यम दर्जे के विद्यार्थी, ना ज़्यादा इंटेलिजेंट ना ज़्यादा डल, उसको बोलते हैं मेडियोकर, इससे कोई लेन देन नहीं है। तो हेटेरोजेनस अगर हैं तो वहाँ पे ये यूजफुल नहीं होगा। और एक अंतिम प्रश्न था प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग एरर्स कैन इजीली बी सॉल्व थ्रू। तो कह रहा है कि स्पेलिंग एरर होती है, मान लो आप कोई स्पेलिंग लिखते हो उसमें गलतियां कर देते हो, तो इसको सॉल्व किया जा सकता है आसानी से। कैसे करोगे? स्पेलिंग को सही कैसे करवा सकते हो? टीचिंग ऐड से कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। टेक्स्ट बुक से नहीं होगा, डिक्शनरी से नहीं होगा, ये डिक्टेशन से हो जाएगा। मैं कहूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी लिखो, आपको कुछ देखना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आप लिखें कि प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग एरर्स कैन इजीली बी सॉल्व थ्रू, यही सेंटेंस लिखने के लिए कहूँ मैं, तो आप अगर वहाँ पे स्पेलिंग में गलती करोगे तो बता दूंगा कि मैंने ये बोला था और मैंने ये प्रोनाउंशिएट करा था और आपने ये वर्ड जो है गलत लिख दिया। तो ये डिक्टेशन से भी, कोई व्यक्ति कुछ बोले और उसके अकॉर्डिंग आप शब्दों को लिखे तो उसे डिक्टेशन बोलते हैं। तो इसके माध्यम से स्पेलिंग एरर्स को
सॉल्व किया जा सकता है। तो ये था दोस्तों आज के रीट प्रैक्टिस सेशन नंबर 3। इस सीरीज़ को मैं रेगुलर रखने वाला हूँ। आप लोग बस अधिक से अधिक इसे शेयर करते जाओ ताकि और स्टूडेंट जिनको नहीं पता है कि इस चैनल पर रीट का भी मटेरियल अब मिलने लग गया है, उनको पता लग जाए, अच्छी खासी भीड़ जुटे और हम लोग फिर बहुत अच्छे अच्छे प्रयास इस फील्ड में करेंगे ताकि आपका स्कोर बहुत ही बेहतरीन हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।